नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। सोमवार को चुनाव प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी होने के बाद नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नितिन नवीन ने पदभार संभाल लिया। नितिन नवीन के पदभार संभालने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की और पुष्कर सिंह धामी ने नितिन नवीन को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि नितिन नवीन का अनुभव काफी है, उनके अनुभवों का फायदा पार्टी को मिलेगा। आज विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। बीजेपी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने नितिन नवीन को गुलदस्ता भेंट किया। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन से नेताओं ने मुलाकात की और इसी दौरान अनिल बलूनी ने भी मुलाकात की। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर बुधवार को आ रहे हैं, जिसके लिए अधिकारियों की कसरत शुरू हो गई है। गृह मंत्री 21 और 22 जनवरी को ऋषिकेश और हरिद्वार में रहेंगे, जिसके लिए हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई। अधिकारियों ने वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मुस्तैदी और सावधानी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री की सुरक्षा में 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को ऋषिकेश के गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर 22 जनवरी को हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और हरिद्वार में शांति कुंज द्वारा आयोजित किए जा रहे शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो देखिए वीआईपी महोदय का हमारे यहाँ पर एक भ्रमण कार्यक्रम है जो जनपद पौड़ी और हरिद्वार दोनों जगह पे है और उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमारे पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार दोपहर ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां गीता भवन में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। ये हमारा जो फोर्स जो जनपद पौड़ी और देहरादून में जो डिप्लॉयड है, विशेषकर मार्गों पर उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि किस तरीके से अपनी ड्यूटी को वो अंजाम दें। हरिद्वार के एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में एक शव मिलने से सनसनी मच गई। सेप्टिक टैंक में पड़ा शव फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। शव कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। घटना सिडकुल क्षेत्र के गायत्री विहार कॉलोनी की है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की करीब 35 साल उम्र है। शुरुआती जांच में पुलिस हत्या कर शव टैंक में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पिथौरागढ़ की गंगोली हाट तहसील कार खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि यात्री की गंगोली हाट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बोयल की बताई जा रही है, जहां कार 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। उत्तराखंड में डॉक्टर्स की भारी कमी दूर करने के लिए सरकार अब नए सिरे से सख्ती करने जा रही है। एमबीबीएस पूरा करने के बाद पीजी की पढ़ाई का बहाना देकर नौकरी छोड़ने वाले डॉक्टर्स पर नई रोक लगेगी। स्वास्थ्य विभाग ऐसी पॉलिसी ला रहा है जिसमें एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को पहाड़ में अनिवार्य सेवाएं देनी होंगी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब एमबीबीएस डॉक्टर पीजी की पढ़ाई का हवाला देकर पहाड़ में सेवा से किनारा नहीं कर सकेंगे। सरकार नई पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके तहत एमबीबीएस के बाद 3 साल पीएचडी में सेवा अनिवार्य होगी।
वहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 5 साल तक काम करना होगा, तभी वे पीजी कर सकेंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों ना हमारे जो MBBS हैं वो कम से कम जो हमारे अगर PMS में वो ज्वाइन करते हैं तो उनको कम से कम 3 साल तक हम जो है अपने वहाँ रोकें। तब जो भी एक हमारे GO भी हुआ है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट आता है आपके यहाँ, हमारे यहाँ पढ़ के आता है, तो उसको कम से कम 5 साल तक हमारी चिकित्सा इकाई में उनको कार्य करना होगा। राज्य के PHC और CHC में अब भी 60% तक डॉक्टरों की कमी है। यूकोट, वीपे जैसी स्कीमें भी कई जगह कारगर नहीं कर रही हैं। सरकारी सेवा में रह चुके डॉक्टर मानते हैं कि नियमों के साथ साथ सुविधाएं बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है, वरना पहाड़ में डॉक्टर टिक नहीं पाएंगे। हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भटवाड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, रानीखेत के दूर दुर्गम इलाकों में ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कोई बीमार पड़ता है तो उसको हम कैसे रैपिडली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम पहले उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ले जाएं। सरकार इससे पहले भी बॉन्ड जैसी व्यवस्था ला चुकी है, जिसे कई डॉक्टर तोड़ चुके हैं। अब नई पॉलिसी कितनी सख्ती से लागू हो पाएगी, ये आने वाला साल तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। निगम करीब 56 संविदा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम में करीब 56 ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिन्हें आपदा प्रबंधन और दूसरे कामों के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन समय के साथ कर्मचारियों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो गई। सूत्रों की माने तो निगम सभी कर्मचारियों को एक साथ बाहर करने के बजाय कुछ कर्मचारियों को नगर निगम के नए पार्कों में रखरखाव और संचालन के लिए कुछ कर्मचारियों को समायोजित भी कर सकता है। जो हमारे आउटसोर्सिंग के कार्मिक हैं उनको आवश्यकता के अनुरूप समय समय पर आपदा के अंतर्गत भी निगम के द्वारा रखा जाता है और तदनुसार फिर उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको अपडेट भी किया जाता है। वर्तमान में एक नई रिक्वायरमेंट भी आई है कि जो नगर निगम के द्वारा विगत वर्ष में कई सारे पार्कों का निर्माण किया गया है, उनमें रखरखाव के लिए व्यवस्था बनाई जानी है, तो उसी को वर्कआउट किया जा रहा है। सोशल इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 5 मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट ने ज्योति अधिकारी को आदेश दिया कि वो इससे जुड़े वीडियो को हटाएं और जांच में सहयोग करें। वहीं कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। ज्योति अधिकारी पर कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल ज्योति अधिकारी पर पहाड़ की महिलाओं और देवी देवताओं पर टिप्पणी करने आरोप के नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में मुकदमे दर्ज किए गए। 2 मामलों में उसको जमानत करनी पड़ी है और 5 मामलों में गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई है। आज हमने जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की, 5 याचिका हमने फाइल की और याचिका इस संदर्भ में फाइल की उनकी गिरफ्तारी पर रोक के लिए, जिसे हम क्रिमिनल रिट पिटीशन कहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने हमें सुना, सरकार के अधिवक्ता को भी सुना और उसके बाद हमें उसमें स्टे ग्रांट किया। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में एक्शन हुआ। MBBS के 9 सीनियर स्टूडेंट्स पर कार्रवाई हुई और उन्हें कॉलेज हॉस्टल से निष्कासित किया गया। इसके साथ ही 2 स्टूडेंट्स पर 50-50 हजार का जुर्माना लगा। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल मामला 13 जनवरी का है, जहां दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में जूनियर छात्र के साथ मारपीट की गई है। आरोप है कि सीनियर छात्र प्रज्ञानस और साकिब ने रैगिंग के नाम पर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अगले दिन 14 जनवरी को पीड़ित छात्र ने पूरे मामले की शिकायत वार्डन से की है। हल्द्वानी के राजपुरा के रेलवे क्रॉसिंग इलाके में कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई। मारपीट की घटना CCTV में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। वहीं पुलिस को फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली, जबकि वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है। ऊधम सिंह नगर से खबर है, जहां बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को नोटिस जारी किया गया है। SDM ने पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को नोटिस दिया और 15 दिन में सरकारी जमीन से कब्जा खाली करने को कहा है। विधायक पांडे पर सिंचाई विभाग की जमीन कब्जाने का आरोप है। अरविंद पांडे पर गूलर भोज गांव में सिंचाई विभाग की जमीन पर पक्का मकान बनाने का आरोप है।
दिसंबर 2024 में एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ये दे चुका है। इस अतिक्रमण हटाने का आदेश साथ ही अरविंद पांडे के भाई के खिलाफ इससे पहले सीलिंग की जमीन कब्जाने का भी आरोप लगा था। उत्तराखंड में ग्रीन सेस लागू हो गया है, यानी अगर आप हरिद्वार जिले की नारसन चेक पोस्ट से उत्तराखंड में एंट्री करेंगे तो ग्रीन सेस देने के लिए तैयार रहिए। इस फॉर्मूले को प्रदेश की बाकी एंट्री पोस्ट में जल्द भी एंट्री पोस्ट जो हैं उनमें लागू किया जाना है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन सेस लिया जाने लगा है। नए साल में सरकार की कोशिश थी कि ग्रीन सेस लिया जाए, जिसके लिए 3 दिन तक बॉर्डर एरिया पर ट्रायल चले, जिसकी सफलता के बाद सरकार ने हरिद्वार जिले के नारसन चेक पोस्ट पर लगे कैमरे से ग्रीन सेस लेना शुरू कर दिया है। हमारा नारसन जो हमारा ANPR लोकेशन है, वहां पर ग्रीन सेस की वसूली जो है लाइव हो चुकी है। उसमें हमारा डेटा आने लगा है, उसमें जो पैसे कटने थे वो पैसे कटने शुरू हो गए हैं और अभी जैसे ही वो स्टेबल हो जाएगा वहां पर, उसके बाद हमारी जितनी बाकी लोकेशंस हैं उस पर उसको रोल आउट किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के। वैसे बाहरी राज्यों से जो भी कमर्शियल गाड़ियां उत्तराखंड आती हैं उन्हें एंट्री सेस देना होता है, लेकिन अब बाहरी राज्यों से आने वाली निजी गाड़ियां भी ग्रीन सेस के दायरे में आएंगी। ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए गाड़ियों की पहचान हो रही है और फास्टैग के जरिए ही पैसे काटे जा रहे हैं। फास्टैग से ग्रीन सेस लिया जा रहा, 24 घंटे के लिए होगा मान्य। एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग को छूट, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक, CNG गाड़ियों को राहत, मध्यम और भारी माल वाहनों से 250 रुपए ग्रीन सेस, 12 मीटर से ज्यादा का बस से 140 रुपए, कार मैक्सी कैब से 80 रुपए, भार वाहन 7 एक्सल से ज्यादा 700 रुपए। इस चारधाम यात्रा से सरकार की कोशिश है कि ग्रीन सेस लिया जाए और इसकी कवायद शुरू हो गई है। सभी ANPR कैमरे से ग्रीन सेस लिया जाएगा, लेकिन शुरुआत नारसन बॉर्डर पर लगे ANPR कैमरे से की जा रही है, जहां पर ग्रीन सेस वसूला जाना शुरू हो गया है। यानी फिलहाल नारसन चेक पोस्ट के बाद उत्तराखंड के दूसरे एंट्री पॉइंट्स में भी सेस लेने की शुरुआत होगी। संभावना है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी पोस्ट पर व्यवस्था लागू हो जाए। भारती सकलानी उनियाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 जनवरी से राज्य में मौसम बदलने जा रहा है और 25 जनवरी तक के लिए अलर्ट जारी रहेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरेगी, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की बेरुखी ने पहाड़ के किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। नैनीताल में बारिश और स्नोफॉल नहीं होने से जहां सूखे जैसे हालात हैं, तो फल बागान भी संकट में नजर आते हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। चार महीनों से बारिश नहीं होने से साफ असर पहाड़ की खेती पर दिख रहा है। खेती बाड़ी सूखे की चपेट में है, तो पानी की कमी ने किसानों को टेंशन दे दी है। स्नोफॉल और बारिश नहीं होने से गेहूं मटर की खेती को नुकसान हुआ है, तो फल बागानों पर अभी से 90% नुकसान का अनुमान किसान लगाने लगे हैं। फल पट्टी के हालात ऐसे हैं कि बागानों पर रोग लगने का संकट आ खड़ा हुआ है, तो फ्लावरिंग के दौरान ओला गिरने का डर बन गया है। आने वाले समय में अगर भाई खास टाइम में जिस समय फ्लावर होता है, उस समय क्योंकि बारिश नहीं हो रही, संभावना है कि ओले गिरने की नहीं गिर रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो हमारा सेब फसल कहाँ से होगी। अभी अगर बर्फ गिर जाती तो सेब को जो है सारे कीड़े मर जाते, पानी मिल जाता है जड़ों में, तो हम तो कुछ उम्मीद होती है कि इस बार बर्फ गिरी है तो कुछ हमारे सेब अच्छा उत्पादन होगा। तो अब पूरा सूखा ही कब से देख रहा हूँ कि बारिश नहीं हुई है। जिले के तराई वाले इलाके को छोड़ दिया जाए तो पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी से सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। ओखलकांडा, रामगढ़, मुक्तेश्वर के फल बागान के साथ
सब्जी उत्पादन घटने लगा है तो बेताल घाट, कोटाबाग जैसे ब्लॉकों में भी सूखे ने अपनी चपेट में अब ले लिया है। हालांकि खेती बागवानी से किसान नुकसान झेल रहे हैं तो प्रशासन बारिश की उम्मीद लगाए हुए है। हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं या कृषि विभाग के अधिकारी हैं तो इनको निगरानी रखने को कहा गया है और उम्मीद करते हैं कि बारिश हो ही जाए, न होने की दशा में ये फिर अनावरी रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे। बहरहाल मौसम के बदलते चक्र में उम्मीद की खेती से ज्यादा नुकसान दिखने लगा है तो वहीं फल सब्जी की मिठास भी फीकी दिख रही है। किसानों की हालत पहाड़ में इस वक्त दुरुस्त नहीं है। स्नोफॉल नहीं होने से बागवानों पर सीधा असर पड़ा है तो इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी चौपट हो चुकी है और अगर हालात ऐसे ही और बने रहें तो आने वाले दिनों में सेब के उत्पादन पर भी बड़ा असर मौसम डाल रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।